हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन इतिहास से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। हम जो भी प्रश्न यहाँ पर करेंगे वो सभी पहली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जो आपके पिछले एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए हैं उनमें आए हुए प्रश्न हैं। तो इनसे हम एक बेहतर तैयारी भी करेंगे और हमारा रिवीजन भी होगा। तो मानव समाज विलक्षण है क्योंकि मुख्यतः यह आश्रित होता है। ऑप्शन ए है संस्कृति पर, बी है अर्थव्यवस्था पर, सी है धर्म पर या डी है विज्ञान पर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अर्थव्यवस्था पर। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में बदलाव आता है वैसे वैसे ही हमारी संस्कृति भी प्रभावित होती है, समाज भी प्रभावित होता है और हमारे धर्म में भी आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका सटीक और सही उत्तर होगा अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? ऑप्शन ए है सुमेरियन सभ्यता से, बी है सिंधु घाटी सभ्यता से, सी है वैदिक सभ्यता से और डी है मेसोपोटामिया की सभ्यता से। तो हड़प्पा सभ्यता की अगर बात की जाए तो ये संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं और इसकी जो खोज है वह 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। हड़प्पा नामक जो आपका नगर है यह वर्तमान में रावी नदी के किनारे पर स्थित है। कह सकते हैं किस नदी के तट पर हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी? तो रावी नदी के तट पर। किसने की थी? तो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो वर्ष 1921 में की गई थी। इसके साथ साथ हड़प्पा जो है वर्तमान में आपके इसकी स्थिति क्या है? तो ये आपका पाकिस्तान में अभी स्थित है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन ए है प्रागैतिहासिक युग से, बी है आद्य ऐतिहासिक युग से, सी है ऐतिहासिक युग से और डी है उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो जो सिंधु सभ्यता का संबंध है वह आद्य ऐतिहासिक युग से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए प्रागैतिहासिक काल में लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं और जबकि आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित प्रमाण मिले हैं, लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सका है। क्या नहीं किया जा सका है? पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी वह आपकी कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। इसकी लिपि को पढ़ा जा सका? तो जी नहीं, इनकी लिपि को नहीं पढ़ा जा सका, बल्कि चिन्हों से और पाई गई वस्तुओं के आधार पर इसके कालक्रम और रहन सहन का पता लगाया गया। इसके साथ साथ याद रखेंगे कि जो हम अपनी लिपि लिखते हैं वह हम कैसे लिखते हैं? तो हम बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं। जो हम अपनी देवनागरी लिपि लिखते हैं वह बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं, जबकि सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वह दाएं से बाईं ओर की ओर लिखी जाती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न आपसे बारी बारी करके अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है, भाव चित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो आदि युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता की लिपि किस ओर लिखी जाती थी? तो ये दाईं ओर से बाईं ओर की ओर लिखी जाती थी। तो इस प्रकार आप इन्हें याद रख सकेंगे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि एक आपकी आर्य सभ्यता थी और एक आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी, और दोनों में डिफरेंसेस क्या थे? तो ऑप्शन ए है यह नगरीय सभ्यता थी इसलिए अंतर था, बी है इनकी अपनी लिपि थी, या उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, या उसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था इसलिए वह गैर आर्य सभ्यता थी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर की जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो आपकी आर्य सभ्यता थी वह कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी? ग्रामीणीय सभ्यता थी। और यहाँ पर ग्राम के मुखिया को ग्रामीण कहा जाता था। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ पर अच्छे खासे नगर देखने को मिले थे। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आर्य सभ्यता के पहले रखी जाती है। तो इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए है लिपि के कारण, बी है नगर नियोजन के कारण, सी है तांबा मिलने के कारण या डी है मृद भांड के कारण। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मृद भांड के कारण। तो देखिए इसका क्या यहाँ पर विश्लेषण दिया गया है, आसानी से हम इसे समझ लेते हैं। इसके बारे में बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता
लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में आर्यों से अधिक विकसित थी, यानी कि जो आर्य सभ्यता थी उससे कई ज़्यादा विकसित थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व सिद्ध करते हैं, यानी जो आपके मृदभांड पाए गए थे उनके द्वारा ही हम सिंधु घाटी सभ्यता और आर्य सभ्यता को अलग अलग कर सकते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो आपके कैसे काले रंग के कैसे मिले थे, जो आपके काले रंग के चित्रित लाल मृदभांड मिले थे ये हड़प्पा सभ्यता से मिले थे, और वहीं पर जो धूसर रंग के चित्रित मृदभांड मिले थे ये आपके आर्य सभ्यता से मिले थे। तो अच्छे से फिर से रिकॉल कर लीजिएगा, काले और लाल रंग के जो मृदभांड थे वो कहाँ से मिले थे, हड़प्पा सभ्यता से, और जो आपके धूसर चित्रित रंग के मृदभांड थे वह आर्य सभ्यता से मिले थे। और आर्य सभ्यता से कई ज़्यादा विकसित सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। जो आर्य सभ्यता थी वह कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। इसके साथ साथ एक प्रश्न आप ये भी याद रखेंगे कि जो सिंधु घाटी के लोगों ने नगर बनाने की जो पद्धति थी उसको किस पद्धति को अपनाया था, कई बार पूछा जा चुका है। तो इन्होंने इसके लिए अपनाई थी ग्रीड पद्धति। कौन सी पद्धति अपनाई थी, ग्रीड। तो इन्होंने नगर विन्यास के लिए ग्रीड पद्धति को अपनाया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। उपर्युक्त सभी सही हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह वैदिक सभ्यता से इसलिए भी भिन्न थी क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें लगभग शहरी जीवन देखने को मिलता है, चित्रलेखीय लिपि देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने अभी कहा था, वहाँ पर जो लिपि है वह भाव चित्रात्मक और लोहे से रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का जो अभाव है वो भी देखने को मिलता था। तो उपर्युक्त सभी आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए है शिलालेख से मिलती है, बी है पक्की मिट्टी की मुहरों पर अंकित लेख से मिलती है, और सी है पुरातात्विक खुदाई से, और डी है उपर्युक्त सभी से। तो अभी हमने बात किया कि जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी वह भाव चित्रात्मक थी, चित्रों में वर्णित थी और जिसे पढ़ा नहीं जा सका। तो हम कैसे कह सकते हैं कि उसकी पकी मिट्टी मुहरों पर जो चीज़ें अंकित थी, लेख अंकित से, उससे हमें उसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो बिल्कुल नहीं, हम कोई एक सटीक अनुमान वहाँ तक नहीं लगा पाए थे। शिलालेखों से भी नहीं, क्योंकि शिलालेख पर कुछ ना कुछ लिखा होगा, और लिखा होगा तो उसको हम पूर्णतया नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिससे हम उसकी जानकारी को अच्छे से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पुरातात्विक खुदाई के द्वारा हमने हड़प्पा सभ्यता की जानकारी को प्राप्त किया। फिर एक बार रिकॉल करेंगे, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता में नगरों को बनाने के लिए ग्रीड पद्धति का उपयोग किया गया था। सिंधु सभ्यता के लोग लौह धातु से परिचित नहीं थे, यानी कि जो आपके ये रक्षा के लिए जो लौह धातु से अस्त्र वगैरह बनाए जाते थे उसको ये बना नहीं पाते थे, जबकि वैदिक सभ्यता में इस चीज़ से वे लोग निपुण हो चुके थे। तो अगले प्रश्न की भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हैं। भारत में जो चांदी है वह पहले भी उपलब्ध थी, और इसके जो साक्ष्य हैं वह हमें कहाँ से मिलते हैं। ऑप्शन ए है आपके सामने हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं, बी है पश्चिमी भारत में जो ताम्र पाषाण संस्कृति थी उससे मिलते हैं, या वैदिक संहिताओं से मिलते हैं, या चांदी के आहत सिक्कों से मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हमें हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त होते हैं। देखिए इसके बारे में क्या कहा गया है कि हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी लेकिन लोहे की जानकारी नहीं थी। इस चीज़ को भी याद रखेंगे, चांदी की जानकारी थी लेकिन लोहे की जानकारी नहीं थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग मुख्यतः राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे।
हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो अभी हमने ऊपर जो है अच्छे से इसकी व्याख्या को पढ़ रखा है कि मृदभांड जो मिले थे मिट्टी के बर्तन वो किस रंग के मिले थे। तो हड़प्पा सभ्यता में ऑप्शन ए है लाल रंग के मिले थे, बी है नीले और हरे रंग के मिले थे, सी है पांडु रंग के मिले थे या डी है नीले रंग के मिले थे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अभी हमने क्या देखा था कि लाल धूसर चित्रित मृदभांड हमें कहाँ से प्राप्त हुए थे? हड़प्पा सभ्यता से। और वैदिक सभ्यता से धूसर रंग के चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट देखेंगे, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन ए है आर्य सभ्यता से यानी कि पूर्व आर्य से, बी है उत्तर वैदिक काल से, सी है मौर्य काल से और डी है कुषाण काल से। तो मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वह मिलता है पूर्व आर्य काल से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए, कोई भी प्रश्न जब भी आप हल करते हैं स्वयं से भी कोई प्रैक्टिस सेट कीजिएगा तो उसकी जो दी हुई व्याख्या है उसे ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि जो प्रश्न आपका पूछा जा चुका है वो तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके द्वारा दी गई जो व्याख्या है वे भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगली बार प्रश्न हो सकता है आपसे उससे संबंधित पूछ लिया जाए। तो मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधवपुरा स्थलों से प्राप्त हैं और इसमें किसकी देवी की पूजा की जाती थी? तो मातृ देवी की। और मातृ देवी की मृण मूर्तियां तथा मुहरों पर चित्र प्राप्त किए गए हैं। तो अगर हम प्रश्न कहें कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, फिर से रिकॉल करेंगे। जितना हम बार बार इस चीज़ को बोलेंगे वीडियो के एंड तक हम काफ़ी चीज़ों को अच्छे से याद कर चुके होंगे। तो लिपि भावचित्रात्मक थी। और किस देवी की पूजा होती थी? तो मातृ देवी की पूजा होती थी। इसके साथ साथ सैंधव सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। नगर विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रीड पद्धति अपनाई थी। कैसी अपनाई थी? ग्रीड पद्धति अपनाई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? ऑप्शन ए है गाय का, बी है हाथी का, सी है गैंडा का, डी है बाघ का। तो हड़प्पा काल में जो मुहरें पाई गई थी, अंकित जो मुहरें थीं, इन मुहरों पर किस किस की आकृति बनी हुई थी? तो याद रखेंगे कि यहाँ से जो मुहरें प्राप्त हुई थी उसमें हाथी की भी आकृति थी, बाघ की भी आकृति थी, गैंडे की भी आकृति थी और बैल की भी आकृति थी, लेकिन आपकी किसी भी प्रकार से गाय की आकृति देखने को नहीं मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ से एक प्रश्न और याद रखेंगे कि वैदिक युग में इसे क्या कहा गया था? तो वैदिक सभ्यता में गाय के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया था जिसे कहते हैं अघन्या। अघन्या मतलब ना मारे जाने योग्य। तो कई बार पूछा जा चुका है कि वैदिक युग में गाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया था। और हड़प्पा संस्कृति में जो मुहरें प्राप्त हुई थी उसमें गाय की जो चित्रित है, गाय का चित्र उसमें प्राप्त नहीं हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए थे? तो गैंडा है, बाघ है, हिरण है, भेड़ा है और इसके साथ साथ हाथी है। ये सारे आपकी कलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं, लेकिन आपके गाय का चित्रण प्राप्त नहीं होता है। और इसके साथ साथ गाय का जो मुख्य महत्व है वह कहाँ पर है? तो वैदिक काल में गाय का सबसे ज़्यादा महत्व देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ऑप्शन ए है चौंदड़ो, बी है कोटदीजी, सी है सहगोरा और डी है देसलपुर। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सहगौरा हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है, जबकि चौंदड़ो, कोटदीजी और देशलपुर ये सभी हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं। देखिए, ये प्रश्न जो भी मैं आपको करवा रही हूँ ये बहुत ही अच्छे एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो इनका लेवल भी अच्छा है। और चूंकि किसी भी एग्ज़ाम में हल्का फुल्का कुछ भी पूछा नहीं जाता है, हर चीज़ डीपली और अंदर से आपने कितनी समझ बना रखी है उससे पूछा जाता है। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अंत तक ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो से, बी है हड़प्पा से, सी है लोथल से और डी है कालीबंगन से। तो अब हमने सिंधु सभ्यता क्या थी उसके बारे में जाना। अब हम वहाँ से जो प्रमुख स्थल हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं थी उनके बारे में चल रहे हैं। तो आपके जो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ था वह एक श्रृंगी पशु का अंकन हड़प्पा सभ्यता की विहरों पर यानी कि दीवारों पर भी किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता से आपको क्या प्राप्त हुआ था? तो एक श्रृंगी पशु का अंकन हड़प्पा सभ्यता की विहरों पर देखने को मिलता है। मोहनजोदड़ो से बात की जाए तो विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। यहाँ से एक श्रृंगी पशु का अंकन और वहाँ से विशाल अन्नागार के।
और लोथल, लोथल जो आपका क्या था, एक बंदरगाह वहाँ से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मानव द्वारा निर्मित बंदरगाह कहाँ से प्राप्त होता है? लोथल से। तो अब आपका जो राइट आंसर बचा है वह हो जाएगा कालीबंगन। कालीबंगन से ही हमें जुते हुए खेत का प्रमाण प्राप्त होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जुते हुए खेत कहाँ से प्राप्त होते हैं प्रमाण? जुते हुए खेत का प्रमाण हमें कालीबंगन से प्राप्त होता है। इसके साथ साथ हमें कालीबंगन से काली चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ, इसका अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई और इसीलिए इसका नाम भी क्या रखा गया? काली बंगन रखा गया। इसके साथ साथ यहाँ से नक्कासीदार ईंटें, नक्कासीदार ईंटें, नक्कासीदार ईंटें भी हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो नक्कासीदार ईंटों के साक्ष्य हमें कालीबंगन से प्राप्त होते हैं। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ, और कालीबंगन आपका जो है यहाँ से हमें जुते हुए खेत भी प्राप्त होते हैं। कालीबंगन से हमें ये भी प्राप्त होता है कि यहाँ पर जो भोजन बनाने के लिए चूल्हे हैं, भट्टियाँ हैं, इनको ज़मीन के अंदर भी खोद करके बनाया जाता था। तो ये भी प्रमाण आपके कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगन से मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान प्राप्त होते हैं? कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा और लोथल। तो क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कालीबंगन से। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुछ हड़प्पा संस्कृति की बस्तियां दी गई हैं और वे किस नदी के किनारे अवस्थित थी? हमें सही मिलान करना है। चूँकि हम यहाँ पर स्क्रीन छोटी होने के कारण आपको ऑप्शन नहीं दिखा पा रहे हैं, तो आप पहले तो खुद से कोशिश कीजिएगा। आपके सामने दिए गए हैं हड़प्पा है, कालीबंगा है और लोथल है, रोपण है, इधर है भोगवा, घग्गर, रावी और सतलज। तो कौन सी नदी के किनारे कौन सी बस्ती स्थित थी उसके बारे में आपको मिलान करना है। तो चलिए हम फटाफट से अपना मिलान स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता स्थित थी रावी नदी के किनारे। हमने सबसे पहले ही चर्चा की थी। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं लोथल की, तो लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, हड़प्पा आपका रावी, लोथल भोगवा, और जो आपका कालीबंगन है वह स्थित था कहाँ पर? तो कालीबंगन स्थित था, 1 सेकेंड, देखिए हड़प्पा आपका स्थित था रावी नदी के किनारे, कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे और रोपण सतलज नदी के किनारे। तो इस प्रकार आपकी चारों जो क्षेत्र हैं वह नदियों के किनारे स्थित थे। तो इन्हें हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे और देखेंगे कि जो आपका हड़प्पा सभ्यता है वह रावी नदी के किनारे, कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे और रोपण सतलज नदी के किनारे। देखिए रोपण, हम किसी चीज़ को रोपित करते हैं तो कहाँ करते हैं? जब हमारे पास जल होता है तभी हम रोपित कर पाते हैं, वरना रोपित करने के बाद यदि जल नहीं देंगे तो वो पौधा नहीं चलेगा। तो रोपण से जल, याद रखेंगे, रोपण सतलज नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे। ये सभी को मोस्टली याद ही होता है क्योंकि ये पहले ही खोजा गया स्थल था, तो इसे हम नहीं भूलते हैं। अगर हम लोथल की बात कर लें तो लोथल आपका था भोगवा नदी के किनारे। और हम कोई भी भोग विलास कुछ भी करते हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त होता है वह होता है आपका थल, यानी कि ज़मीन। तो पृथ्वी पर ही सबसे ज़्यादा भोग विलास की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तो आई होप कि ये दो जो हैं आपके स्थान और उनसे संबंधित नदियाँ, ये आप कभी भी नहीं भूलेंगे, लोथल और रोपण। कालीबंगन, कालीबंगन से बात की जाए तो कालीबंगन आपका कहाँ स्थित है? घग्गर नदी के किनारे, यानी कि कालीबंगन। ध्यान रखेंगे कि आपका जो घग्गर यानी कि घाघरा है वह किस रंग का है? काले रंग का है। तो कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे। लोथल आपका कहाँ पर हो जाएगा? कहाँ पर भोग विलास करेंगे? भोग विलास करेंगे थल में। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे रोपित करेंगे कैसे? तो जल से और सतलज नदी के किनारे। इसी प्रकार आप कोई भी ट्रिक अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न भी आपके सामने आ चुका है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है या अवस्थित है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रावी नदी के किनारे। सतलज फटाफट से, रोपण हो जाएगा, घग्गर अभी हमने देखा था क्या था? घाघरा हमारा काला था, तो कालीबंगन, कालीबंगन है आपका घग्गर नदी के किनारे। नेक्स्ट प्रश्न, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, बी है हड़प्पा, सी है लोथल और डी है कालीबंगन। तो कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मोहनजोदड़ो से। कालीबंगन से अर्थ काली चूड़ियाँ, नक्कासीदार ईंटों, नक्कासीदार ईंटों का प्रयोग मिलता है। और हमें कालीबंगन से क्या मिला है? जुते हुए खेतों के प्रमाण मिलते हैं। इसके साथ साथ भूमि के नीचे अग्नि जलाकर भोजन पकाने जैसी व्यवस्थाएं भी देखने को मिलती हैं। और कालीबंगन से क्या मिलता है? तो और हमें कालीबंगन से प्राप्त होता है क्या?
काली चूड़ियाँ, नक्काशीदार ईंटें, जुते हुए खेतों का प्रमाण। हड़प्पा सभ्यता से अगर बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता से हमें एक श्रृंगी पशु का अंकन यहाँ के विहरों पर देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है, कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है और लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे है। लोथल से हमें क्या प्राप्त हुआ था? तो लोथल से हमें प्राप्त हुआ था बंदरगाह। हर प्रश्न को 2 से 4 बार जरूर बोल रही हूँ, इसलिए नहीं कि आपका समय व्यर्थ हो, इसलिए ताकि आप इन्हें कभी भी ना भूलें। सिंधु घाटी सभ्यता की किस पुरा स्थल से नाव के चित्र मॉडल प्राप्त हुए हैं? यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ के किस स्थल से नाव के चित्र या जो नाव का मॉडल है आपका वो प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है हड़प्पा सभ्यता से, बी है कालीबंगन या रोपण से, सी है धौलावीरा या भक्तरावा से, या डी है मोहनजोदड़ो और लोथल से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। देखिए ये सभी प्रश्न जितने भी मैं आपको करवा रही हूँ, कोई यूपीएससी में पूछा गया है, कोई यूपीपीसीएस में पूछा गया है, कोई आईएएस में पूछा गया है, कोई आपका जो है आरओ एआरओ में पूछा गया है। इस प्रकार सभी अच्छी खासी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सत्य है, गलत है। तो ऑप्शन है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो बिल्कुल थी। हमने कहा वहाँ नगर नियोजन की व्यवस्था देखने को मिलती है और नगर नियोजन के लिए किस पद्धति को अपनाया गया था ये भी चर्चा की थी। तो नगर नियोजन के लिए हमने ग्रीड पद्धति को अपनाया था। किसे अपनाया था? ग्रीड पद्धति को, क्योंकि नगर नियोजन का अर्थ ही है नियोजित करना सभी चीज़ों की व्यवस्था अच्छे से होना। तो वहाँ पर नालियाँ भी सुदृढ़ थी और ढकी हुई नालियाँ मिली थी। कैसे मिली थी? ढकी हुई नालियों का प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को मिलता है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, तो बिल्कुल था। वहाँ पर देखिए व्यापार भी था और राजस्थान वगैरह से ये लोग चांदी की भी जो है लाते थे, आयात करते, तो चांदी से भी परिचित थे। इसका मतलब व्यापार और वाणिज्य से भी ये प्रचलित थे। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल हमने देखा था कि ये मातृ देवी की उपासना करते थे। और इसके साथ ही साथ इनकी लिपि कैसी थी? भावचित्रात्मक थी। इन्होंने अपनी जो मुहरें बनवाई थी उसमें हाथी, गैंडा, भेड़ा और बैल, बाघ, इनकी जो है प्रतिमाएं भी देखने को मिलती हैं। ये लोग लोहे से परिचित थे? तो बिल्कुल नहीं, ये लोहे से परिचित नहीं थे। और लोहे से परिचित था कौन? तो वैदिक सभ्यता के लोग लोहे धातु से परिचित थे, जबकि आपके सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो यहाँ पर आपका असत्य कथन पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए अब थोड़ा सा लेवल ऊपर उठेगा और अब हमें सही कथन और गलत कथन का भी चयन करना पड़ेगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध नगर नियोजन है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए तो बिल्कुल ये 2 स्थल ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे पूरी सभ्यता के अंतर्गत। यहाँ से काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार, स्नानागार और इसे मृतकों का टीला भी कह करके पुकारा गया। और इसके साथ साथ हड़प्पा सभ्यता से एक श्रृंगी पशु का अंकन भी मिलता है और जो है अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए भी ये प्रसिद्ध थे। तो जी हाँ, ये कृषि संबंधी कार्य से परिचित थे और ये जो है गेहूँ वगैरह की खेती किया करते थे। गेहूँ वगैरह की खेती ये किया करते थे अपने उद्योग के लिए। तो जी हाँ, जो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग थे वो उद्योग धंधों से भी परिचित थे। इसके साथ साथ वे परिवहन से भी परिचित थे। देखिए कितनी प्राचीन सभ्यता है, लेकिन ये लोग काफ़ी चीज़ों से परिचित थे, परिवहन से भी परिचित थे, उद्योग धंधों से भी परिचित थे। यहाँ तक कि ये अपने मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, पासा खेलना इत्यादि चीज़ों का भी प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपके कूट हैं 1 और 2 सही है, 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है और सभी सही है। तो उपर्युक्त सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये देखिए आपका पिछली परीक्षाओं में पूछा गया ही प्रश्न आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर वर्तमान में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने हैं कि आलमगीर उत्तर प्रदेश में स्थित है, लोथल गुजरात में, कालीबंगन हरियाणा में और रोपण पंजाब में। तो देखिए रोपण आपका पंजाब में है, ये बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाता है। कालीबंगन और इसके बाद लोथल, लोथल आपका गुजरात है और लोथल से हमें बंदरगाह मिलता है, इसे भी हम याद रखेंगे। और रोपण से अगर पूछा जाए तो चावल के साक्ष्य हमें रोपण से प्राप्त होते हैं, चावल के साक्ष्य हमें रोपण से प्राप्त होते हैं। लोथल से हमें बंदरगाह की प्राप्ति होती है। और आलमगीर ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये भी बिल्कुल ठीक है। आलमगीर उत्तर प्रदेश मेरठ में स्थित है। जबकि आपके राजस्थान की बात की जाए तो जो राजस्थान है ये आपका कहाँ पर स्थित है? राजस्थान आपका हरियाणा में स्थित ना होकर के ये स्थित है राजस्थान में। कालीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान में। तो फिर हरियाणा में क्या स्थित है? हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का एक दूसरा स्थल और जिसका नाम है बनावली। बनावली, और बनावली की खोज किसने की थी? तो बिष्ट जी के द्वारा बनावली की खोज की थी और बनावली आपका हरियाणा में वर्तमान में स्थित है। तो एक बार मेरे साथ फिर से हम रिकॉल करेंगे इन सारे क्षेत्र को जो जहाँ पर स्थित हैं।
तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ में स्थित है, वर्तमान में इसकी स्थिति यही है। लोथल गुजरात में स्थित है, बंदरगाह प्राप्त होता है। कालीबंगन काली चूड़ियाँ जुते हुए खेतों का प्रमाण, नक्काशीदार ईंटों का साक्ष्य, और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। कहाँ पर स्थित है? वर्तमान स्थित है इसकी राजस्थान में। इसके साथ साथ रोपड़ कहाँ स्थित है? तो पंजाब में, और पंजाब रोपड़ से हमें प्राप्त होते हैं चावल के साक्ष्य। चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? रोपड़ से। और आपका जो हरियाणा दिया गया है, हरियाणा से एक और स्थल है और उसका नाम है बनावली, और बनावली स्थित है वर्तमान में हरियाणा में। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की गई थी बिष्ट जी के द्वारा, बिष्ट जी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो कालीबंगन, बी है लोथल, सी है आलमगीरपुर, और डी है हुलास। तो अभी अभी हमने देखा था कि कालीबंगन कहाँ स्थित था? राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। काला है मेरा घाघरा। दूसरी चीज है कि कालीबंगन से जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटों का साक्ष्य देखने को मिलता है। लोथल हमने अभी अभी बात की थी, कहाँ स्थित है? गुजरात में, और लोथल से प्राप्त होता है बंदरगाह। लोथल से प्राप्त होता है बंदरगाह। नेक्स्ट हम अगर बात करें आलमगीरपुर की, तो आलमगीरपुर की अभी हमने बात की थी, ये वर्तमान में आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। और कहाँ पर? तो मेरठ में। अब चलते हैं हम ऑप्शंस की तरफ। तो कूट है आपके सामने कुछ इस प्रकार कि 1 2 3 4 चारों यूपी में स्थित हैं, या पहला और दूसरा यूपी में स्थित है। तो जो बिल्कुल नहीं, जहाँ जहाँ हमें पहला और दूसरा मिलेगा उस ऑप्शन को हम कट करते हुए चले जाएंगे। तो दूसरा है, तीसरा है, पहला है, दूसरा भी है, तो क्या बचा लास्ट में? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए, अगर आपको एक ऑप्शन नहीं भी पता है और बाकी आप जानते हैं, तो एक या दो ऑप्शन भी अगर आप पकड़ पाते हैं तो भी आप अच्छे से एलिमिनेट कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। कालीबंगन राजस्थान में, लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, और जबकि हुलास कहाँ पर है? तो ये सहारनपुर जिले में। सहारनपुर जिला आपका यूपी का सबसे उत्तरी जिला है। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर है। और इसके बाद आपके हिमाचल प्रदेश की सीमा टच होने लगती है। तो यहाँ से आप दो प्रश्न याद रखेंगे कि एक तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो हुलास स्थल है वह भी सहारनपुर में स्थित है, और इसके साथ साथ सहारनपुर स्वयं ही उत्तर प्रदेश की सबसे उत्तरी सीमा पर स्थित जिला है। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? कहाँ पर है? गुजरात में। ऑप्शन ए है लोथल, बी है डावरकोट, सी है कालीबंगन, डी है राखीगढ़ी। तो अभी अभी हमने देखा था लोथल कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। वहाँ से क्या प्राप्त होता है? बंदरगाह। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कालीबंगन राजस्थान से, काली चूड़ियाँ जिसका अर्थ है जुते हुए खेत, निकासीदार ईंटों का प्रमाण। इसके साथ साथ ये कहाँ पर स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और लोथल किस नदी के किनारे है? तो थल में ही हम क्या करेंगे? भोग करेंगे, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और नेक्स्ट अगर हम इसके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, जी हाँ बिल्कुल है। और वो भी कहाँ है? तो मेरठ में है। और मेरठ भी आपका काहे के लिए प्रसिद्ध है? तो खेल के सामान, और खेल से बनने वाले जो लकड़ी के सामान है खेल के, वो जो है मेरठ में बहुत अच्छे बनते हैं। इसके साथ साथ बनावली हरियाणा में है, तो इसकी भी हमने चर्चा की थी। खोज किसने की थी इसकी? तो बिष्ट जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगले प्रश्न की, इसके जो नेक्स्ट ऑप्शन है वह है दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, और राखीगढ़ी राजस्थान में। तो यहाँ पर दैमाबाद भी आपका महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी ठीक हो जाएगा। जबकि आपका जो राखीगढ़ी है वह राजस्थान में स्थित नहीं है। और राखीगढ़ी स्थित कहाँ है? तो ये भी हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। तो हरियाणा में आपका क्या क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी भी हो जाएगा, और इसके साथ साथ बनावली। तो हरियाणा में बनावली और राखी दोनों ही स्थान आपके स्थित हैं। और ये देखिए किस नदी के किनारे है, ये भी देख लेंगे। तो राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है, अतः यह युग्म सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इतनी बार सुमेलित आप करेंगे ना कि आपको यहीं पर सुमेलित करते करते ही सारी चीज़ें याद हो जानी हैं। तो दैमाबाद कहाँ पर है? अभी अभी हमने देखा था, महाराष्ट्र में है। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और राखीगढ़ी भी आपका कहाँ पर है? हरियाणा में है। लेकिन ये भी कहाँ पर है? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। याद रखेंगे कि हम राखी बांधने जाएंगे, क्या पहन के जाएंगे? घाघरा पहन के जाएंगे। और काली बंगन राजस्थान के किनारे है, जबकि राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा के किनारे है। अब एक आपका बचता है मांड, और मांड आपका कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। आई होप कि आप आसानी से मिला पा रहे होंगे और अब आप इन्हें नहीं भूलेंगे। अगर नहीं भूलेंगे तो एक बार फिर से मेरे साथ रिकॉल कीजिएगा। दैमाबाद महाराष्ट्र,
कालीबंगन की वर्तमान स्थिति राजस्थान, लोथल गुजरात, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, राखीगढ़ी हरियाणा, बनावली हरियाणा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, ऑप्शन ए है पंजाब में, बी है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सी है सौराष्ट्र में और डी है राजस्थान में। तो अब एक और स्थल हमें मिला है और जिसका नाम है रंगपुर। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रंगपुर कहाँ पर स्थित है? सौराष्ट्र में। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है, जहाँ से प्राक हड़प्पा सभ्यता और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए अभी अभी हमने गुजरात का एक और स्थल पढ़ा था, याद है? तो फटाफट से बोलिएगा। देखिए आप कहीं भी बैठें, किसी भी स्थिति में हैं, लेकिन जितना मैं बोलती हूँ उतना ही अगर आप मेरे साथ साथ बोलते रहेंगे, यकीन मानिए कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होने वाली है। हम पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन चीज़ों को रिकॉल नहीं करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, उनकी प्रैक्टिस सेट नहीं करते हैं, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं, जिस कारण डाउट होते हुए, हमारे प्रश्न आते हुए भी गलत हो जाते हैं। और एक ही उद्देश्य है यहाँ पर, अगर आपने नहीं सीखा है तो सीखिए भी, और उसी के साथ साथ यहाँ पर रिवीजन भी कीजिए, क्वेश्चन भी कीजिए, लगाइए भी, और अच्छा अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकिए। तो रंगपुर कहाँ पर है? गुजरात में है। लोथल भी कहाँ था? गुजरात में था। इसी के साथ साथ आपका आलमगीरपुर कहाँ था? उत्तर प्रदेश में था। और जो कालीबंगन था कहाँ था? राजस्थान में था। और जो आपका बनावली था वह कहाँ था? हरियाणा में था। राखीगढ़ी था वह भी कहाँ था? हरियाणा में था। अब ये सभी स्थल आपको अच्छे से याद हो चुके होंगे। जितने भी प्रश्न आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता से किए हैं, आई होप कि आप इन्हें अब कभी भी नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।